जो बातें अब तक हमने आपसे की हैं उससे हम एवोगैड्रो लॉ को एक जरा सी नई शक्ल देना चाहते हैं। तो मैं क्विकली रिवाइज करूं। बॉयज लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बल्कि यूं लिखना चाहिए ऐसा, वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्टली। ये वॉल्यूम ने तीनों हिस्से का मतलब। तो एवोगैड्रो ने ये बात सोची कि इसका मतलब है गैस का वॉल्यूम इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर वो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है तो उन्होंने एक बात ये कही, इसका मतलब है अगर मैं बहुत सारी गैसें ले आऊं और तमाम गैसेस को एक जैसा प्रेशर दूं, एक जैसा टेम्परेचर दूं, एक जैसा ही नंबर ऑफ मोल, तो फिर सबका वॉल्यूम खुद ब खुद बराबर होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें जो वॉल्यूम को कंट्रोल करती हैं सेम कर दें। उसने चेक किया। तो एवोगैड्रो का असल कारनामा ये था कि उसने क्या किया, उसने एसटीपी पर, अब आप सब जानते हैं एसटीपी इस्तेमाल हो चुका पिछले चैप्टर में, सारे टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 180। एसटीपी पर उसने बहुत सारी गैसेस का 1 मोल किया। टेक 1 मोल ऑफ मैनी गैसेस। मसलन हमने नाइट्रोजन गैस का 1 मोल लिया, हमने हाइड्रोजन गैस का 1 मोल लिया, हमने ऑक्सीजन गैस का, सबका 1 1 मोल। अब सूरत हाल ये है कि इन तीनों गैसेस की अमाउंट है 1 मोल, और इन तीनों गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी है। तो अब तीनों का टेम्परेचर प्रेशर भी सेम, मोल भी सेम। तो फिर अकॉर्डिंग टू दी कॉन्सेप्ट, अगर तीनों लॉ सही हैं, क्योंकि इसमें तो तीनों लॉ चेक हो रहे हैं ना, प्रेशर वाला भी टेम्परेचर भी, तीनों लॉ सही हैं, तो फिर वॉल्यूम मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू ऑल थ्री गैसेस। तो अब उसने कहा कि ये तीनों गैसेस का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो उसने नोटिस किया एसटीपी पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, एसटीपी के पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, एसटीपी पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर। तो तमाम गैसेस का वॉल्यूम सेम है। मोलर वॉल्यूम कहलाता है, आप ऑलरेडी चैप्टर 1 में सीरीज कर चुके हैं, लेकिन अब ये एक नए अंदाज से बना था। इससे ये साबित हुआ कि अगर बहुत सारी गैसेस को एक जैसे टेम्परेचर प्रेशर पे रखा जाए और फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम कर दिए जाएं, तो उसका वॉल्यूम खुद ब खुद सेम होता है। चारों आपस में रिलेटेड है, तो ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर मैं बहुत सारी गैसेस को एक जैसे टेम्परेचर प्रेशर पे रखूँ और उनका वॉल्यूम भी सेम हो, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स खुद ब खुद सेम। तो ये इसकी ऑल्टरनेट स्टेटमेंट्स बनती थी हमारे एवोगैड्रोस लॉ की, जो मैं आपके सामने लिखूं कि अंडर दी सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस occupies same number occupies same volume। अगर बहुत सारी गैसेस को आप एक जैसा टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं, तो फिर उनके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम भी सेम होगा। ये है एक इम्पॉर्टेंट बात जिसे हम याद रखेंगे, और इसी से मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया था कि अगर वो सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो एचटीपी है और इक्वल नंबर ऑफ मोल्स 1 1 ले लिए जाएं, तो जो सेम वॉल्यूम आना है सारी गैसेस का वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब है, जिसको हम मोलर वॉल्यूम। चूंकि हम ये ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के तो न्यूमेरिकल्स में जबरदस्त इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए हमें ऑलरेडी ये बात का अंदाजा है। ये तीन लॉस के साथ एक छोटी सी बात और वो बात कहलाती है, एक चौथा लॉ है जो कि कोई स्टैंडर्ड, उसको कोई हैसियत नहीं दी गई, वो खुद ब खुद अंडरस्टूड है, वो कॉमन सेंस से बन गया। वो है प्रेशर टेम्परेचर लॉ।
और ये कहता है कि अगर आप वॉल्यूम को, अभी तक हमने क्या किया, वॉल्यूम से प्रेशर को रिलेट किया तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दिए, वॉल्यूम को टेम्परेचर से रिलेट किया तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दिए, वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स से कंपेयर किया तो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, कभी भी वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं किया। तो अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर मैं कह दूं कि वॉल्यूम फिक्स है, ये नहीं बढ़ेगा, तो उस सूरत में ये होता है कि अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये हमारे सामने ये लॉ कहलाता है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। ये चार्ल्स ने ही बना दिया था, इसी को अलग से नहीं, उनका कॉमन सेंस की बात है। तो ये तीन चीजें आपस में इस तरह से रिलेटेड हैं कि प्रेशर वॉल्यूम से टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर से इनवर्स। तो अब अगर हम किसी एक हिस्से को कंसीडर करें तो वो खुद ब खुद दूसरी चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में इनवर्स रिलेशन होगा, और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तीन एक तरह से रिलेशन बन गए। तो अब अगर मैं क्विकली ये सारे रिलेशन आपके सामने समराइज करूँ तो इसका तरीका है कि हमने फिर इसकी मदद से बनाई, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जनरल गैस इक्वेशन, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। असल में बात यह है कि आपने जो लॉज में रिलेशंस बताए हैं, ये आपने एक सिलेक्टेड कंडीशंस के बताए हैं। जब आप बॉयज लॉ पर बात कर रहे हैं तो आपकी ख्वाहिश है टेम्परेचर चेंज ना हो, मोल्स चेंज ना हो, और हम सिर्फ फोकस करें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। जब आप चार्ल्स लॉ पर हैं तो आप कह रहे हैं सिर्फ फोकस करें वॉल्यूम और टेम्परेचर पर, बाकी कोई चीज़ ना चेंज होने का। रियल लाइफ में जब हम गैसेस के साथ टैकल करेंगे तो हम ये एहतियात नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हर चीज को टैकल कर सके, यानी जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, इन सब का एक कंबाइंड रिलेशन हो, और अगर सारी चीजें एक साथ चेंज हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कहा यस, अब हम ऐसा करते हैं कि इन सारे लॉज को कंबाइन करते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इक्वेशन बनेगी। ऐसी इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब है कंडीशन या हालत। तो ये इक्वेशन गैस की कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट को एक्सप्लेन करती है बाय कंपेयरिंग इट्स वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसी एक से ज्यादा इक्वेशन है, और हमारे सिलेबस में जो सबसे आसान वाली है वो है जनरल गैस इक्वेशन, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ये कहती है कि हम सबको पता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट constant number of moles and temperature. It's Boyle's law. Volume is directly proportional to absolute temperature for constant pressure and number of moles, and then volume is directly proportional to number of moles at constant pressure and temperature. तो अब आपके सामने ये तीनों लॉस की स्टेटमेंट आ रही है। अब मेरा पॉइंट ये है कि इसमें याद रहे ये वाला प्रेशर टेम्परेचर लॉ कोई अलग से लॉ नहीं है, मैंने आपसे कहा खुद ब खुद निकल आया, इसलिए यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं है। हम जनरल गैस इक्वेशन देखेंगे उसमें ये खुद ब खुद एडजस्ट हुआ हुआ है, इन तीनों को मिला। तो इसका मतलब है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है 1/T से, कैपिटल T से और N से, जिसका मतलब है मैं यूँ लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू NT/T। इसमें तीनों लॉस की समझ है। जो चीजें ऊपर न्यूमरेटर में है वॉल्यूम उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो डिनोमिनेटर में है वॉल्यूम उनसे इनवर्सली। और फिर जैसा कि हम हमेशा करते हैं, प्रोपोर्शन को इक्वल में चेंज करते हैं तो वी इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट। अब ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए छोटी सी डेरिवेशन कर रहा हूँ, वरना हमें तो रिजल्ट से दिलचस्पी है डायरेक्ट। तो वो रिजल्ट ये है, PV is equals to NR। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन और जनरल गैस, और ये उसकी सिंगल स्टेट फॉर्म। इसमें काम की बात क्या नजर आ रही है कि इसमें वो सारे वेरिएबल्स जिन्हें अब तक हमने गैस लॉज में अलग अलग देखा है वो सब मिल गए,
और दूसरी काम की बात ये नजर आ रही है कि हमने जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, हालांकि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चार्ल्स लॉ में भी आया, बॉयज लॉ में भी आया, हमने इसको कोई खास इज्जत नहीं दी, सबने इसका सिंबल के बनाकर इससे जान छुड़ाई थी, या हमने इसे बड़ा एहतराम दिया है कि इसका एक नया सिंबल बनाया है कैपिटल आर, और हम इस आर को खास तौर पर अलग से बताते हैं कि ये आर कहलाता है आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ऐसी इज्जत क्यों दी जा रही है, इसलिए कि अब सारी कहानी इस आर के लिए। देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दो तरह, एब्सोल्यूट पोटेंशियल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और एक सिंपल है। सिंपल और ये क्या फर्क हुआ भाई? बात ये है कि कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐसे हैं जो कहने को तो कांस्टेंट है, मगर उनकी जो वैल्यू है वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करती है, और उन कंडीशंस की वजह से वो चेंज हो जाती है। तो वो एक सेट ऑफ कंडीशन पर कांस्टेंट है और दूसरे सेट ऑफ कंडीशन पर उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यानी वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, यानी उनकी हमेशा वैल्यू फिक्स नहीं रहती, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। मिसाल के तौर पर आसान एग्जाम्पल दे दूं, सब जानते हैं स्मॉल जी को, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही है। अब ये कांस्टेंट है 9.8, हम इसे बहुत यूज करते हैं, तो इसकी मशहूर तरीन कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन हमने फिर फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी पढ़ा, इसकी वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ पर कांस्टेंट है 9.8, पूरी अर्थ की सरफेस में कहीं भी चले जाए 9.8। लेकिन अगर आप जमीन में खुदाई करके उसकी डेप्थ में जाने लगेंगे, और ये नहीं कि छोटा मोटा घड़ा खोद दिया आपने कि पौधा उगाना था तो थोड़ा 2 फीट का घड़ा हो, नो, सिग्निफिकेंट मैनी किलोमीटर्स, तो जी की वैल्यू में वेरिएशन आती है। हम हाइट पे चले जाते हैं, जी की वैल्यू में वेरिएशन आती है। इसका मतलब है जी की वैल्यू थ्रू आउट दी यूनिवर्स कांस्टेंट नहीं है, वो सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ पर कांस्टेंट। तो ऐसा कांस्टेंट जो कंडीशन के साथ चेंज हो जाए, ये ऑर्डिनरी, जो बॉयज लॉ में था, जो चार्ल्स लॉ में था, जो एवोगैड्रो लॉ में था, ये सारे ऑर्डिनरी जो कंडीशन पे डिपेंड करते थे। मसलन बॉयज लॉ में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था वो किस पे डिपेंड करता है? आपने कहा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, तो कांस्टेंट टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो वो नंबर ऑफ मोल्स और टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। अगर एक बच्चा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयज लॉ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालता है, और दूसरा बच्चा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालता है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, बिकॉज दे आर एट डिफरेंट। इसका मतलब है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टेंपरेचर के साथ चेंज हो जाता है। तो ज्यादातर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किसी ना किसी फैक्टर पर चेंज जरूर होगा। एग्जाम्पल देने लगूं तो यहाँ भर जाए, तो आपने सोचा ना हो वो और बात है, ना आपको भी याद आएगा, जी भी आ गया यार। फिर मैं ये फिजिक्स में चूंकि ज्यादा कांस्टेंट होते हैं ना, वहाँ ज्यादा एग्जाम्पल दूंगी। तो फिर एक कांस्टेंट अभी ताज़ा पढ़ा भी होगा, हीट का चैप्टर पढ़ा है, अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू डिपेंड क्या करती है? नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। हर मेटल के लिए अलग है, न्यूमेरिकल करते हैं, तो आप सर इसमें अल्फा की वैल्यू तो बताएं, तो याद करके आ जाओ, जैसे याद कर लें। एल्यूमिनियम मेटल के लिए अलग है, लेड के लिए अलग है, आयरन के लिए अलग है, मर्क्यूरी के लिए अलग है, हर एक के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग है। तो ये कांस्टेंट थोड़ी है, ये कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, सब्सटेंस चेंज कांस्टेंट। ठीक है, ये है ऑर्डिनरी कांस्टेंट, जो किसी ना किसी चीज को तब्दील करने से इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मगर इसी तरह दुनिया में कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जो कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट हैं, कुछ भी कर लें, पूरी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाए, वो वैल्यू चेंज नहीं, वो किसी चीज पे डिपेंड है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो अगर आपको याद दिलाऊं तो इसी फिजिक्स में एक कैपिटल जी होता था, स्मॉल जी था, कैपिटल जी था, इसका क्या नाम था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये वैल्यू सिर्फ ये नहीं है कि अर्थ के लिए कांस्टेंट है, हम तो इसको न्यूमेरिकली नहीं करते थे, कभी जुपिटर की एग्जाम्पल दे रहे हैं तो कभी मार्स की दे रहे हैं,
तमाम यूनिवर्स में इस कांस्टेंट की वैल्यू ये, कुछ भी कर लें ये वैल्यू चाहिए। तो अब ऐसे भी कांस्टेंट बहुत सारे हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट स्मॉल सी 3 × 10⁸ कांस्टेंट है थ्रू आउट द यूनिवर्स, कांस्टेंट इसकी वैल्यू कभी से। ये जो कांस्टेंट्स हैं कहलाते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, उन्हीं में ये आर है। दिस आर इज आल्सो हैज ए यूनिक वैल्यू। अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट जनरल गैस इक्वेशन की जो सिंगल स्टेट फॉर्म है इसके हिसाब से देखूं तो आप कह सकते हैं कि सर इस आर का फॉर्मूला बन रहा है क्यूबी ओवर एन। तो ये तो इन चार चीजों पर डिपेंड करता है। मैं प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर को अल्टर करूंगा तो आर की वैल्यू चेंज जाएगी। ये आपका ख्याल है, जब तक आप इस फॉर्मूले को समझे नहीं है आप ऐसी उल्टी सीधी बातें करेंगे। थोड़ी देर के बाद जब मैं इसके कुछ और बातें समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा। आप कुछ भी कर लें, आई एम रिपीटिंग, आप कुछ भी कर लें ये आर चेंज। इस आर की एक फिक्स वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है वो हम कैलकुलेट भी करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा। कुछ भी कर लें ये आर होगी। दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, has a unique value not even on earth but throughout the universe. It values cannot change. ये बड़ी खूबसूरत चीज है, तो इस पर बात करते हैं। पहले ये पूरी बात करें, क्योंकि ये जो मैंने अभी लिखा ये सिंगल स्टेट फॉर्म है और उसमें ये फॉर्मूला आया जिसके मुताबिक अगर मैं प्रेशर को इनिशियल लेकर P1 का हूँ, वॉल्यूम इनिशियल लेके V1 का हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल लेके N1 का हूँ और टेम्परेचर इनिशियल लेके T1 का, तो ये इनिशियल हो गया, किसके बराबर आएगा? ऑब्वियसली आर के बराबर आएगा। फिर अगर मैं फाइनल प्रेशर P2, फाइनल वॉल्यूम V2, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स N2 और फाइनल टेम्परेचर T2 लूँ तो ये भी आर के बराबर आएगा। इससे मैं ये नतीजा निकाल रहा हूँ कि P1 V1 over N1 T1 should be equals to P2 V2 over N2 T2, और ये कहलाती है मेरी जनरल गैस इक्वेशन की डबल स्टेट। केमिस्ट्री वाले आमतौर पर नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो यानी N1 N2 बराबर हो तो ये कैंसिल हो जाएगा। उस सूरत में थोड़ी सी रिड्यूस शक्ल में आ जाएगा विदाउट नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये दोनों शक्लें इस्तेमाल होती हैं। असल डबल स्टेट फॉर्म बहरहाल यही वाली क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं, लेकिन इसको भी हम डबल स्टेट फॉर्म के तौर पर ही प्रैक्टिकली डील करते हैं, इसलिए दोनों फॉर्म। ठीक होगी बात? ये हम हमारे आगे काम आएंगे, किस तरह काम आएंगे वो सैम्पल क्वेश्चन की कराते हैं। सबसे पहली और अब इम्पोर्टेंट बात जिसके इतने गीत गाए हमने, आर। थ्योरी में बहुत पूछते थे कि आर की वैल्यू निकाल कर, तो हम इस आर की वैल्यू निकालते हैं। आर का फॉर्मूला क्या बनाया गया आपके सामने कि आर शुड बी टीवी ओवर एन टी, जिससे ये गलत फहमी फिलहाल हुई है कि तो चार चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, और मैं गैस के वॉल्यूम, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की वैल्यू दूँ तो कहाँ से आएगी वो वैल्यू? अभी अभी हमने आपसे कहा मोलर वॉल्यूम की वैल्यू में आपसे क्या कहा है कि अगर आपके पास कोई भी गैस हो और आप उसका 1 मोल ले लें और आप टेम्परेचर और प्रेशर लें STP, तो STP पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 180 m, तो वॉल्यूम कितना बना? 22.4। ये वैल्यू तो हमें एस्टैब्लिश्ड है। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज रखूं इस फॉर्मूले में तो प्रेशर है 180 m, वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स है 1 और टेम्परेचर है 273 केल्विन। इफ यू कैलकुलेट दीज ऑल थिंग्स योर आंसर शुड बी 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये जो वैल्यू हमने आपके सामने निकाली है ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स। यू कैन नॉट चेंज दिस वैल्यू फॉर एनी एक्सपेरिमेंट, ये है हमारा दावा। अच्छा, अब अगर आप एक नोट करें बात, तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर का तो SI यूनिट लिया है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम मैंने SI यूनिट में नहीं लिया। प्रेशर का SI यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब है। मैंने प्रेशर को ATM में और वॉल्यूम को DM में। तो ये वो सिस्टम है जिसे केमिस्ट्री वाले आमतौर पर प्रेफर करते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट SI सिस्टम, केमिस्ट्री में हम आमतौर पर इसी यूनिट में लेते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये ATM डेसीमीटर क्यूब सिस्टम है। ATM डेसीमीटर क्यूब सिस्टम मीन्स जिसमें प्रेशर ATM में हो और वॉल्यूम भी। हम इसकी वैल्यू SI सिस्टम में भी निकालेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले मैं इस पर बहस करूँ कि ये जो
बात मैंने कही कि आर कांस्टेंट है, इसका असल मतलब क्या है? अब फर्स्ट कर लीजिए, मैं आपसे कहूँ ओके दिस इज योर डाटा। अब मैं आपसे कहता हूँ फर्स्ट कर लेते हैं, ये मैं नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो 2 मोल कर देता हूं। ये जो आपने निकाली वैल्यू 1 मोल के लिए, मैंने इसे 2 मोल कर दिया। आइए अब 2 मोल के लिए आर की वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो जो बच्चा बगैर सोचे समझे काम करने का आदी है, उसने कहा आर की वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा। नंबर ऑफ मोल्स हो गए हैं 2, मगर बाकी सब चीजें तो वही हैं। तो प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 22.4, नंबर ऑफ मोल्स 2 कर देता हूँ और टेम्परेचर 270। ऑब्वियसली बाकी सब चीजें वही हैं, सिर्फ आपने नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर दिया है, तो ये वैल्यू आधी हो जाएगी। और वो जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.401, कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो अब वो कहेगा सर ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो आधा हो गया, तो भरोसा उठ गया हमारी बातों से। तो अब आपने इसमें क्या गलती की, और ये जो असल बात, आपने कहा मैंने गैस के नंबर ऑफ मोल्स 2 कर दिए और सर बाकी कंडीशन नहीं। अब्बा जी का घर चल रहा है क्या? वलीमे में आए हो क्या? जादू है क्या? आप मुझे बताइए, अभी पढ़कर आए हैं, क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स चेंज करूं जबकि टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी पर हो? तो भाई अभी पढ़ के आए हो एवोगैड्रोस लॉ। अगर आप नंबर ऑफ मोल चेंज करेंगे तो वॉल्यूम डबल होगा लाजमन। आपके घर की बातें थोड़ी चल रही है, अपनी मर्जी से जो चाहो कर लोगे। जब ये चारों चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो जब मैं नंबर ऑफ मोल्स डबल करूंगा तो लाजमी तौर पर वॉल्यूम डबल हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, जादू थोड़ी है। इसका मतलब है ये जो जुमला मैंने कहा ना कि चलो भाई नंबर ऑफ मोल डबल करो तो बाकी चीजें वही रहेंगी, ये हो ही नहीं सकता है कि बाकी चीजें वही रहें। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर आपने नहीं चेंज किया, लेकिन जैसे ही आप नंबर ऑफ मोल 2 करेंगे वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। अभी अभी पढ़ के आए हैं एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम डबल हो जाएगा 44 पॉइंट, खुद ब खुद हो जाएगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब है जिस बच्चे ने भी ये कैलकुलेशन की है गलत हो गई, उसे यहाँ पर 44.8 रखना है, और अब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे वही जवाब है। ये है वो बात जो मैं कहना चाहता हूँ। आप कुछ भी कर लें, आपका जवाब हमेशा यही आए, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे ना कि अब आपके पास ये जो फॉर्मूला आ गया आर का पीवी ओवर एन टी, आप कहेंगे सर इसका आंसर आपने 0.081 निकाला ना, मैं अब ये करता हूँ कि वॉल्यूम डबल कर। क्या जादू से वॉल्यूम डबल हो जाएगा? आपको खुद बताया है हमने कि वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। अगर मैं वॉल्यूम डबल करूंगा तो उसके लिए मुझे किसी ना किसी चीज को चेंज करना पड़ेगा, या तो मुझे टेम्परेचर डबल करना पड़ेगा या मुझे नंबर ऑफ मोल्स डबल करने पड़ेंगे, ऐसे खाली खुली वॉल्यूम ही डबल हो जाएगा। इसका मतलब है, मेरा पॉइंट है, ये चारों वैल्यूज एक दूसरे से इस तरह इंटरकनेक्टेड हैं कि आप एक वैल्यू को चेंज करेंगे तो लाजमी तौर पर कोई ना कोई दूसरी वैल्यू इस तरह चेंज होगी कि आंसर आर का वही रहेगा। आपने प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, आंसर फिर वही आएगा। करके देख लें आप, अभी मैंने आपके सामने किया है ना, 1 atm प्रेशर लिया था, वॉल्यूम 22.4 आया था, टेम्परेचर 273, नंबर ऑफ मोल्स 1। मैंने अभी नंबर ऑफ मोल्स को 2 करके आपसे बात की थी। अब मैं क्या कहता हूँ, कोई बच्चा कहे फिर प्रेशर डबल कर रहा हूँ, चलो भाई प्रेशर क्या हो गया 2 atm। तो अकॉर्डिंग टू दी बॉयज लॉ आपने जैसे ही प्रेशर डबल किया वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा। ये दोनों चीजें वही है। अब वैल्यू पुट करके देख लें, करें हाथ में कैलकुलेटर लें और करें ताकि ये कॉन्सेप्ट आए। ये प्रेशर 2 किया, वॉल्यूम 11.2, ये भी 1, ये 273, आप निकाल के देख लें दोबारा वही 0.08। तो कुछ भी कर लें आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और कोई कह दे कि आर की वैल्यू प्रेशर टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स पे और पे डिपेंड करती है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये वैल्यूज ये चारों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये आर की वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर रहे, आर की वैल्यू कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक होगी बात? ये हमने एक बात कर दी, तो ये हमारा सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जितनी भी बातें हमने आपके साथ की जनरल गैस इक्वेशन की थ्योरी हमने कंप्लीट की। हम चाहते हैं आपको ये बताएं कि अगर इसका कोई सवाल ध्यान में आया तो कैसे, क्योंकि इसके फॉर्मूले बड़े अजीब हैं। जनरल गैस इक्वेशन की सिंगल स्टेट फॉर्म पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, डबल स्टेट फॉर्म T1 V1 ओवर N1 T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर N2। तो हमें लगा इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले बगैर कैलकुलेटर के आदमी क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा, खासतौर पर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में आर का जो वैल्यू है बगैर कैलकुलेटर के उसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए हम हर चीज का इलाज रखते हैं, सवाल पूछने वाले को भी ये पता है कि ये जवाब मुझे बगैर कैलकुलेटर के करवाना है, तो वो ऐसे सवाल का डिजाइन बनाते हैं जिससे आपसे आपकी इंफॉर्मेशन भी पूछ ली जाए और ट्रबल भी ना बने, तो कैलकुलेटर की वजह से प्रॉब्लम भी ना आए। मसलन मैं कैसे सवाल बनाऊंगा, एक मेरा सवाल बनेगा 0.5 मोल ऑफ हीलियम गैस occupies 5.6 decimeter cube at 30 degrees centigrade. Its pressure can be given as। अब आपको लगा कि सर ये रहा फॉर्मूला, तो प्रेशर जो है वो बराबर हो जाएगा nRT/V। आपने मुझे इस न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, एन की वैल्यू हो गई, वॉल्यूम दे दिया, यू की वैल्यू हो गई, टेम्परेचर दे दिया, टी की, और आर की वैल्यू मुझे मालूम होती है। लेकिन सर मैं ये कैलकुलेट बगैर कैलकुलेटर कैसे करूँगा? तो अब आप देखिए इस सवाल के ऑप्शंस कैसे दिए जाए। इस सवाल का ऑप्शन होगा ये, आपको पूछा ना प्रेशर कैन बी गिवन एज, तो ऑप्शन होगा ये। यानी वो ऑप्शन में कोई कैलकुलेशन नहीं मांग रहे, वो आपको पूरा फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं, यानी वो ये सिर्फ चाहते हैं कि आप उन्हें सही प्लेसमेंट ऑफ द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला करके दिखाएं। तो इससे वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं कि क्या आपको फॉर्मूला आता है, एक चीज। और अब आप देखेंगे इसमें सही जवाब कौन सा है। पहली बात, दो बातें चेक कर रहे हैं, एक तो ये कि क्या आपको ये याद है कि आप टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रख सकते, आपको हर हाल में इसे केल्विन में चेंज करना है, और केल्विन में चेंज करने का मतलब है कि आप इसमें 273 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 303। तो टेम्परेचर की सही वैल्यू 303 है। तो जिस ऑप्शन में टेम्परेचर जो है वो 30 लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ है, वो ऑप्शन हर हाल में बना। ठीक है, दूसरी चीज चेक की गई कि क्या आपने सही फॉर्मूला अप्लाई किया। तो टेम्परेचर को न्यूमरेटर में रखना है, वॉल्यूम को डिनोमिनेटर। इन सी और डी में यही घपला किया है कि डी के अंदर मैंने टेम्परेचर नीचे रखा हुआ है और वॉल्यूम ऊपर, तो ये ऑप्शन गलत है। तो सही जवाब दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी और हमने आपका कॉन्सेप्ट, ठीक हुई ना बात। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि अगर फॉर्मूले ऐसे लंबे चौड़े, और क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में सारे सवाल बड़े छोटे छोटे होते थे, जो हमारे फॉर्मूले थे, एक डिवाइड करो, एक मल्टीप्लाई करो, आंसर आ, तो हमें आदत उसकी थी। अब जरा फॉर्मूले बड़े हैं, आगे और बड़े होंगे, तो बड़े भी फॉर्मूले आ जाए तो एमसीक्यू उनसे भी बन सकता है। फिर ये स्टाइल है, फिर वो आपसे फॉर्मूले की सेटलमेंट पूछ रहे होंगे और राइट सब्स्टिट्यूशन विद राइट यूनिट्स, ये कॉन्सेप्ट चेक कर रहे होंगे। उन्हें दिलचस्पी नहीं, उनको भी पता है जब एक बच्चा ये बता सकता है कि ये सही जवाब है, तो अब कैलकुलेटर से उसे सही तरह हल सॉल्व करने में क्या उसे टाइम लग रहा है, तो वो ये स्किल नहीं चेक करना चाहते, वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आर की वैल्यू का हमने अभी तक जो निकाली थी वो थी ऐसा एटीएम डेसिमीटर क्यूब में, जो केमिस्ट्री वाले ज़्यादातर यूज करते हैं। अब अगर मैं इसी आर की वैल्यू को एसआई यूनिट्स में निकालूं, तो आपके सामने ये था कि नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, दिस इज अगेन वैल्यू ऑफ आर, टेम्परेचर 273, ये ऑलरेडी एसआई यूनिट ही में था, तो इनको तो कोई चेंज नहीं आ रहा। आपने प्रेशर लिया था 1 एटीएम में और वॉल्यूम लिया था 22.4 डेसिमीटर, ये दोनों वैल्यूज एसआई सिस्टम में नहीं है, तो इन्हें एसआई सिस्टम में चेंज करते हैं। तो प्रेशर का 1 एटीएम अगर एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, तो मैंने आपको कन्वर्जन्स दिखाए थे जिसके मुताबिक 1 एटीएम इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब प्रेशर ये वाला रखा जाएगा, एसआई यूनिट वाला, और डेसीमीटर क्यूब को अगर मैं मीटर क्यूब में चेंज करूँ तो 1000 से डिवाइड करता हूँ, ये बन जाएगा 0.0224 मीटर क्यूब। तो अब इन वैल्यू से एसआई यूनिट्स में हम आर की वैल्यू निकालें, तो आर का फॉर्मूला है पीवी ओवर एनपी।
तो अब P मेरे पास आ गया 101325 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, B हो गया 0.0224 मीटर क्यूब और N हो गया 1 मोल और टेम्परेचर 273। जब हम इसे सॉल्व करेंगे जवाब आएगा 8.316 और यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो आपको नजर आ रहा है इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। 1 मीटर की पावर -2 है, 1 मीटर की पावर -1 है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? ये हो जाएगा 8.316 न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और न्यूटन मीटर को हम सब कहते हैं जूल्स, तो ये और छोटा यूनिट हो गया जूल पर मोल पर केल्विन। ये आर की वैल्यू एसआई सिस्टम, दिस वैल्यू इज फॉर एसआई सिस्टम, और जो पिछली निकाली थी वो एटीएम डेसिमल सिस्टम। आप कह सकते हैं सर तो वैल्यू चेंज हो गई, वो 0.0821 थी और ये 8.316 है। आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि पूरी यूनिवर्स में चेंज नहीं होगी। तो मैं फिर याद दिलाऊं कि कोई बच्चा इस किस्म की गलतफहमी में मुब्तला हो जाए, वैल्यू नहीं चेंज हुई है, यूनिट चेंज हुआ है। तो इस यूनिट में 8.316 एटीएम डेसिमल क्यूब वाले यूनिट के 0.0821 के बराबर है। ये बात कैसे है? कोई आपसे कह दे अगर, फर्ज कर लीजिए 161 के बराबर होता है, नहीं सर ये क्या पागल बनी की बातें कर रहे हैं, 161 के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं इसके आगे यूनिट लिखूं और 1 के आगे डॉलर का निशान बना दूं और 160 के आगे रुपीस का बना दूं, तो हमें आता है 1 अमेरिकन डॉलर इज अप्रोक्सीमेटली 160 टुडे। ऐसा है ना? अब तो ये दोनों बराबर हो गए, किसकी वजह से हुए? आम हालात में कौन 160 को 1 के बराबर कहेगा, लेकिन जब हमने ये यूनिट लिखा तो कहा रुपीस में 160 की वही वर्थ है जो डॉलर में 1। तो इसी तरह जूल पर मोल पर केल्विन में 8.316 इज इक्वल्स टू 0.0821 इन एटीएम डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन। इसके दो अलग अलग यूनिट्स में ये एक ही वैल्यू, आप ये हरगिज नहीं कहेंगे कि ये दो अलग अलग वैल्यू, ये दो अलग अलग यूनिट्स में एक ही वैल्यू लिखी गई है। जिस तरह ये दो अलग अलग करेंसी यूनिट्स में एक ही अमाउंट लिखा गया है, मेरे पास 160 रुपए हो, आपके पास $1 हो, हम बराबर है, कोई ये नहीं कह सकता ये अमीर और ये गरीब, ठीक है ना? तो ये है पॉइंट की बात। तो ये थ्योरी के सारे एस्पेक्ट हो गए जो हमने जनरल गैस इक्वेशन तक आपसे डिस्कस करने थे, लेकिन अभी पूरी बात नहीं हुई। ये इतना ही छोटा और आसान काम नहीं है। आइए, यहाँ तक बात हुई कि ये जनरल गैस इक्वेशन जो है ये सिंगल स्टेट फॉर्म हो गई, डबल स्टेट फॉर्म, ठीक है ना? अब मैं ये कहता हूँ कि इस सिंगल स्टेट फॉर्म और इस डबल स्टेट फॉर्म में मुझे मजीद क्या मैसेज मिलते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन की कुछ एप्लीकेशन, यानी मैं इस PV=NRT के फॉर्मूले को थोड़ा सा अदला बदली करके इससे कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी निकाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर इसकी पहली एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकली एक ही वैल्यू है, यूनिट अलग होता है। यानी अगर मैं लूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 2, मोलर मास भी है 2। फर्क क्या है? मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है 2 AMU और मोलर मास का यूनिट है 2 ग्राम पर। तो अगर मैंने मोलर मास निकाल लिया 2 ग्राम पर मोल, तो सिर्फ यूनिट चेंज करूंगा मुझे मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया यूनिट चेंज करूंगा मुझे मोलर मास। तो इस तरह कम से कम इनकी डिटर्मिनेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा और। तो अब जनरल गैस इक्वेशन से किसी भी गैस का, अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा फिर मैं याद दिला दूँ। ये सिर्फ इसलिए कि मुझे पता है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, तो हमारे बच्चों को जो कि आदत है, कहाँ से आया समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से आ गया। हालांकि अब इन चीज़ों की आपको कोई जरूरत नहीं, कोई अब आपको एमसीक्यूज में डेरिवेशंस नहीं पूछेगा। आपको सबसे बड़ा एडवांटेज यही हो गया है, फिजिक्स में जो पेट भर के इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन थी, आंखें बंद करके उनको साइड पे सुन लीजिए। आपको उनका फाइनल रिजल्ट याद करना है, उस रिजल्ट से आने वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करने,
इसी तरह केमिस्ट्री में जहाँ डेरिवेशन थे उठा के फाइंड करेंगे, कोई डेरिवेशन थोड़ी एमसीक्यू में पूछेगा, उसका रिजल्ट पूछेगा। लेकिन मसला ये है कि अगर हम ये याद नहीं रख पाए हैं कि ये फॉर्मूले कैसे आए थे, तो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए वो कुछ ही डेरिवेशन कर रहे हैं, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मूले पर होना चाहिए। तो ये जो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी था, इसमें जो ये एन है ये है नंबर ऑफ मोल, इसका फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो स्मॉल एम मास इन ग्राम है, कैपिटल एम मोलर मास है। तो अब अगर मैं ये n की वैल्यू ऊपर की इक्वेशन में रख दूँ तो ये हो जाएगा पी वी इक्वल्स टू स्मॉल एम आर टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ये मैंने क्या किया, n की जगह पर n की ये वैल्यू रखी, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। मुझे कैपिटल एम के लिए फॉर्मूला निकालना है मोलर मास के लिए, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम शुड बी इक्वल्स टू स्मॉल एम आर टी डिवाइडेड बाय टी। तो जनरल गैस इक्वेशन से मैंने एक और रिलेशन निकाल दिया, एंड दिस रिलेशन इज फॉर मॉलिक्यूलर मास और मोलर। अगेन जिस तरह का फॉर्मूला है और इसमें जिस तरह की वैल्यूज है, खासतौर पर कैपिटल आर, इसकी वैल्यू 0.0821 है और या 8.316 है, याद रहे हम अपने सवाल में अगर आपको ऐसा यूनिट देंगे, यानी मैं आपको वॉल्यूम मीटर क्यूब में दूं और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दूं, तो ये आपके लिए इशारा होगा कि आप आर की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, 8.316। और अगर मैं आपको प्रेशर एटीएम में दूं और वॉल्यूम डीएम क्यूब में दूं, तो ये आपके लिए इशारा होगा कि आप वैल्यू यूज करेंगे 0.08। अच्छा, अब ये इतनी मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगी तो फिर ये याद दिला दो, ये सवाल भी बनेगा तो उसी स्टाइल से बनेगा कि आपको ऑप्शन में फॉर्मूले की सेटिंग और सब्स्टिट्यूशन पूछी जाएगी, कैलकुलेशन नहीं करना। तो आपको खास तौर पर याद रखना होगा कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो फॉर्मूला ये होगा, उसमें टेम्परेचर हमेशा मुझे चाहिए केल्विन में, और अगर प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम डीएम क्यूब में है तो आर की वैल्यू 0.0821। तो हम आपको इन्हीं बातों पर डॉच करें, ठीक है ना। तो आइए मैं इसका एक सवाल करूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन बना 15.5 ग्राम सैंपल ऑफ an unknown gas occupies 16.1 decimeter cube at 40 degrees centigrade and exerts 1.1 atm pressure. Its molar mass can be given as, अब ऑप्शंस देखिए, अब आप खामोशी से अपने सामने राइट फॉर्मूला लिखिए और फिर गैस कीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पिछले वाले के मुकाबले में थोड़ी सी वैरायटी इसमें ज्यादा है, इसमें कहीं भी मैंने गलत फॉर्मूला नहीं दिया एज फार एज वैल्यूज आर कंसर्न। अगर आप देखें लास्ट स्लाइड में मेरे पास फॉर्मूला एम आर टी ओवर पी वी है, तो मैंने हर एक में एम आर टी ओवर पी वी ही रखा। एम 15.5, आर की वैल्यू, टेम्परेचर, नीचे वॉल्यूम और प्रेशर। अब अगर आप नोटिस करें तो मैंने आपका इम्तिहान किस चीज का लिया है कि आर की सही वैल्यू और टेम्परेचर मस्ट बी इन कैप। तो जब आपने प्रेशर आपको हमने दिया हुआ है एटीएम में और वॉल्यूम दिया हुआ है डीएम क्यूब में, तो आप आर की वैल्यू यूज करेंगे 0.0821। इसका मतलब है जिस ऑप्शन में आपने
8.316 वाली वैल्यू यूज की हुई है, वो ऑप्शंस हर हाल में गलत है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो यही गलत होगा। फिर टेम्परेचर हर हाल में केल्विन में होगा, तो आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर केल्विन में चेंज करूंगा तो 313 केल्विन होगा। तो यहाँ इस जगह पर मुझे सारी बातें बिल्कुल सही मिल रही हैं कि यहाँ पर आर की भी सही वैल्यू मौजूद है और केल्विन भी सही मौजूद है। ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब है, एक छोटी सी चीज मैं करेक्ट कर दूं, शायद इसलिए किसी का हाथ खड़ा हुआ है, लिखते वक्त मैंने एक जगह तो 15.5 लिखा, फिर 5.5 कर दिया। दिस इज 15.5 इन एवरी केस। ये मास की वैल्यू जो है यही सब जगह। तो असल क्वेश्चन ये था कि सही वैल्यू ऑफ आर एंड सही वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर हर हाल में केल्विन होगा और आर की वैल्यू हर हाल में अकॉर्डिंग टू दी प्रेशर एंड वॉल्यूम यूनिट्स होगी। तो अब सही जवाब जो है वो ये सी वाला है। तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इस तरह के सवाल का मतलब ये निकला, हर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जिसमें चाहे जैसी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यूज हो, वो हम एमसीक्यू में दे सकते हैं। जब हमें कैलकुलेशन करानी नहीं है तो फिर डर रहा है। हाँ, इसमें अब अप्रोच वही हो जाएगी कि फर्स्ट कर लीजिए यू आर अपेयरिंग फॉर यूनिवर्सिटी लाइक एनएडी, तो वो आपसे कैलकुलेशन भी करा देंगे। ठीक है, तो कोई मसला ही नहीं है ना। जब आपको एक दफा सही फॉर्मूला पता है तो कैलकुलेट कौन नहीं कर सकता कैलकुलेटर के साथ। लेकिन जहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वो ये सेटिंग करके पूछेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट चले। ठीक है बात। अच्छा, ये है फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन इज फॉर जनरल गैस इक्वेशन, हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास। सेकंड एप्लीकेशन इज टू डिटरमाइन द डेंसिटी of गैस। अब ये क्या बात हुई डेंसिटी ऑफ गैस? भाई हम सबको पता है गैस की डेंसिटी का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा ही है ना। डेंसिटी इज मेजर of compactness of matter, whether the given substance is heavy or lighter, और the formula is mass per unit volume। तो मसला ये है कि गैस में ये फॉर्मूला लगाते वक्त हम फंसते इसलिए हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंडेफिनिट। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। इसलिए वहाँ ये फॉर्मूला लगाते हैं, सोचना पड़ता है। हमने कहा ओके, फिर जनरल गैस इक्वेशन से जरा डेंसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। उसी तरह शुरू होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा MRT ओवर कैपिटल। अब थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि ये जो हमारे पास कैपिटल M है मोलर मास, इसे इधर शिफ्ट करते हैं और यहाँ से वॉल्यूम को इधर ले आते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा PM इज इक्वल्स टू MRT ओवर V, और M को हमने इंटरचेंज कर दिया। इससे मुझे ये फायदा हुआ कि अगर हम नोट करें तो ये M अपॉन V जो है ये तो डेंसिटी के बराबर है। तो मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ PM इज इक्वल्स टू DR। तो फिर डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया PM अपॉन R। ये है वो गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला जो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसलिए सिंपल M अपॉन V का फॉर्मूला लगाते हुए फंसेंगे। तो ये फॉर्मूला हमने बनाया फॉर एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं आपको टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू दूंगा, गैस का नाम बताऊंगा, तो मोलर मास आप खुद निकाल लेंगे। आर की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है, आप इसमें और फिर ऑब्वियस बात है कैलकुलेशन विल नॉट बी इजी विदाउट कैलकुलेटर। तो इस तरह का फॉर्मूला जब भी देंगे तो अंदाज सवाल पूछने का वही होगा कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का ढंग पूछ रहा है। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है कि किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे बात करूं, एक जनरल तो ये, लेकिन अगर मैं आपके लिए आसानी कर दूं एट STP, अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर्मूला बनाते हैं एट STP, तो क्या आसानी है? तो आसानी है कि मैं यही ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। बोले कैसे? बोले ऐसे कि हम सबको पता है STP पे किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4। और 1 मोल का मास कितना होता है? वो मास होता है मोलर मास।
इसका मतलब है ऊपर आपने मास रखना था, नीचे आपने वॉल्यूम रखना था। मैं जो डेंसिटी निकाल रहा हूँ ये है मोलर डेंसिटी फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। तो अगर एसटीपी मैंने लिया है तो हम सबको पता है 1 मोल का मास किसके बराबर होगा, मोलर मास के बराबर होगा। तो मैं मास की जगह क्या रख दूं, मोलर मास। और मोलर मास का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4, जो कि फिक्स है। तो ये फॉर्मूला एसटीपी पर किसी भी गैस की डेंसिटी के लिए, और ये तो इंतहाई आसान इस सेंस में हो जाएगा क्योंकि आपको गैस का नाम बताऊंगा, आप उसका मोलर मास लिख के 22.4 से डिवाइड करेंगे, लोगे डेंसिटी आ गई, तो बगैर कैलकुलेटर के बड़ा जम्बू काम। तो इसलिए एमसीक्यूज में ये फॉर्मूला बड़ा आइडियल है एज कम्पेयर टू दिस। ये भी है जाहिर बात है, इसमें सेटिंग पूछ लेंगे, लेकिन ये तो पूरी पूरी कैलकुलेशन। मसलन मैं आपसे सवाल करूंगा, डेंसिटी ऑफ CO2 एट STP, और मैंने ऑप्शंस दिए। अब आपको ये भी बता दिया कि कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, और मैंने आपके सामने ऑप्शंस दिए ऐसे। अब देखिए, आपने कार्बन डाइऑक्साइड देखी, डेंसिटी का फॉर्मूला हमने आपको एसटीपी देखते ही समझ गए कि ये वाला फॉर्मूला। तो डेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकलता है 44, डिवाइड करें 22 सर कौन डेसिमल 22.4 से डिवाइड करेगा। थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शंस लिखकर ये सवाल बनाया ताकि अब आपको ये ऑप्शंस के से भी फायदा उठाने का तरीका है। जरूरी नहीं होता कि आप पूरी कैलकुलेशन करके दिखाएं। जब आपके सामने ऑप्शन हो तो आप कैलकुलेशंस को देखकर एक रफ अंदाजा लगा लेते हैं कौन सा आंसर होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि आप 0.4 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें और डिवाइड करें 44 और 22, क्या जवाब आएगा, 2। इसका मतलब है आंसर 2 के करीब करीब है। अब थोड़ी अकल इस्तेमाल करें, डिनोमिनेटर असल में था 22.4, यानी 22 से थोड़ा सा ज्यादा। जब डिनोमिनेटर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो आंसर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो योर आंसर मस्ट बी स्लाइडली लेस देन 2। तो स्लाइडली लेस देन 2 का मतलब क्या होगा, 2.1 या 1.9। तो 2 से कम का मतलब होगा 1. तो अब ये जवाब तो इंतहाई बेवकूफ़ी वाला है, ये जवाब भी इंतहाई बेवकूफ़ी वाला है, ये तो हो ही नहीं सकता। असल हमें कंफ्यूज किया गया सिर्फ इन दोनों पर। एक जवाब थोड़ा सा 2 से ज़्यादा था और एक जवाब थोड़ा सा 2 से कम था। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, या तो आप पूरी कैलकुलेशन करने बैठ जाए, पता चल जाएगा 1.96 आ रहा है। लेकिन थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें कि 44 और 22 को डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, और 22.4 से अगर डिवाइड करूंगा तो आंसर मस्ट बी स्लाइडली लेस देन। इतनी अकल हो कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा किया जाए तो रेशियो कम हो जाता है। तो इसलिए राइट आंसर इज 1.96। विदाउट कैलकुलेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन, यू कैन इजीली प्रेडिक्ट द आंसर। ये है असल बात। तो इस तरह के सवाल हमें जनरल गैस इक्वेशन से मिलने की उम्मीद है, जो हमने आपके सामने की। और हमने आपसे कहा है कि कल वाले टेस्ट में हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम आपको जो टेस्ट दे रहे हैं, चैप्टर 1 पूरा है, अपनी जगह पर है, और चैप्टर 2 में हम ये जनरल गैस इक्वेशन तक की चीजें आपसे पूछेंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसके बाद हमारे 2 लॉज और, एक है डेल्टन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एक है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मैंने इसलिए स्पीड थोड़ी स्लो की कि मेरे लिए इस चैप्टर से भी एक वैरायटी ये निकल रही है कि चैप्टर 1 टोटली न्यूमेरिकल्स का था, बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसमें इस हिस्से में हमारे पास फैक्चुअल नॉलेज भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, न्यूमेरिकल भी है, तो इसलिए इसको भी हल्का नहीं लेना है। अब जो आखिरी 2 लॉज हैं वो हम अब इंशाल्लाह कल देखेंगे, लेकिन वो मिनट्स वाले टेस्ट में नहीं लेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो और हम हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। हमारे इस चैप्टर में जो लास्ट सेगमेंट है लिक्विड और सॉलिड का, वो टोटल थ्योरी है, फैक्चुअल नॉलेज, कोई न्यूमेरिकल नहीं है और बराए नाम कॉन्सेप्ट चीज़ है। तो अब उसूली तौर पर ऐसी चीज़ों को सिर्फ पढ़ना है, और वो एक दफ़ा आप पढ़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसी चीज़ों को मैं बहुत क्विकली बढ़ाऊँ, और अगर किसी को इसमें परेशानी है तो उसका एक इलाज हमने ये कर दिया है, अल्लामा मोहम्मद से एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है मेरिटोरियस ग्रुप। आप सबसे रिक्वेस्ट की, किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फौरन कर ले, क्योंकि अब हमारे बहुत सारे रिसोर्स मटेरियल आपको वहाँ मिलेंगे। तो इस मेरिटोरियस ग्रुप में हमने ऑलरेडी लिक्विड स्टेट को पूरे का पूरा इंतहाई तफसील के साथ इसकी एक वीडियो लेक्चर वहाँ मौजूद मेरा ही है। तो आप उसको अच्छी तरह देख लेंगे, उससे आपको ये फायदा होगा कि जो बच्चा इवन इस थ्योरेटिकल टॉपिक में भी चाह रहा था कि डिटेल भी हमें याद साल पहले पढ़ा था, उसका भी मसला हो जाएगा। और हम अपनी क्लास में इसे स्किप नहीं करेंगे, हम इसे बहुत क्विकली रिव्यू करेंगे, ताकि जिसने तफसील से देखना हो वो वहाँ देख लेगा, और जिसको सिर्फ एक रिव्यू चाहिए होगा वो हम क्लास में कर देंगे। और मशवरा ये होगा कि दोनों चीज़ें मिलाएं, ताकि आप एक परफेक्ट चीज़ कर पहुँचें। तो इसकी बारी आएगी इंशाल्लाह एक लेक्चर के बाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डेल्टन्स लॉ और ग्राहम्स लॉ को डील कर रहे होंगे, उसके बाद लिक्विड स्टेट आएगा। उससे पहले पहले आप ये वीडियो देख लेंगे, तो फिर मुझे आसानी होगी कि मैं वेडनेसडे की क्लास तक लिक्विड स्टेट को एक बहुत क्विक रिव्यू करके आगे सॉल्व कर पहुँचा। आगे भी मैं ऐसा ही करूँगा, जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक्स जो हैं इनकी डिटेल को क्लास में डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, तो अगर किसी को चाहिए तो उसको वहाँ प्रोवाइड की जाए और क्लास में थोड़ा कम वक्त तक गुजारा जाए, ताकि थ्योरेटिकल चीज़ों पे वक्त कम लगाऊं और जिन चीज़ों पे बहुत ज़रूरत है न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट पे उन पे वक्त लगाऊं। तो ये स्ट्रेटजी इंशाल्लाह चलेगी। किसी को कोई चीज़ पूछनी है? मैं सारी स्लाइड्स आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि अगर किसी ने कोई स्क्रीनशॉट लेना है, कोई चीज़ उनकी रह गई थी तो वो देख लें। एवोगैड्रोस लॉ से हमने अपनी बात शुरू की थी, ये उसकी पहली स्लाइड है। ये हमारी दूसरी स्लाइड है जिसमें हमने जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव की थी। जो बच्चे देखना चाह रहे हैं देखें। इन द मीन टाइम अक्सा मुझसे कुछ पूछना चाह रही है, बेटा पूछिए। जी सर, वो मुझे ये पूछना था कि आप वीडियो क्या बता रहे थे, मैंने सुना नहीं नेट इशू की वजह से। मेडिटेरियस ग्रुप हमारा यूट्यूब पे चैनल है बेटा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हमारी और भी बहुत सारे टॉपिक वीडियोस होंगी, लेकिन उसमें मैंने लिमिटेड का पूरा लेक्चर डाला कि आप उसे तफसील देख लें, और हम जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो शॉर्टली डिस्कस करेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थर्ड स्लाइड, दिस इज आल्सो फॉर द डेरिवेशन जनरल गैस इक्वेशन। और फिर बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात की थी कि हम आर की वैल्यू, ये जो आर की वैल्यू है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस आर की वैल्यू को हमने किया, देन न्यूमेरिकल एक बना दिया उससे, और खास तौर पे बार की कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बट द सेटिंग ऑफ द आंसर इज इम्पोर्टेंट विद द प्रॉपर यूनिट्स। ये हमने आर की वैल्यू के बारे में ही समझाते हुए बताया था। देन दिस वन इज अनदर वैल्यू ऑफ आर in SI system. Then this is application number 1 for the determination of molecular mass or molar mass for the unknown gas. And the numerical a sample 1 कि molecular mass निकालना, और फिर वही बात है setting correct value of R and the unit of temperature must be Kelvin. The second application for the density at normal at any temperature and pressure formula PM over RT है, और for especially STP it is molar mass divided by molar volume or 22.4, and then we perform a little question about it as well. तो ये हमारे आज की कहानी हो गई है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।